हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बियॉन्ड साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का जीव विज्ञान। इसमें हम लोग देखते हैं इसका पहला चैप्टर। इस चैप्टर में पहला है चैप्टर जिसका नाम है जैव विविधता। बहुत ही अच्छा चैप्टर है इसके अंदर पढ़ने के लिए इसका हम लोग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पर इसका परिभाषा हो जाएगा, जैव विविधता का पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे तथा जंतुओं में पाए जाने वाले विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। ये जो जैव विविधता शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका जैव विविधता का अंग्रेजी होता है बायोडायवर्सिटी, जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला बायोलॉजिकल और दूसरा डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक और डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। जैविक मतलब जो जीव हैं और विविधता मतलब उसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती है विभिन्न प्रकार के, उन्हीं को ही विविधता बोला जाता है। जैसे कि मेढक एक जीव हुआ, लेकिन मेढक एक ही तरह के नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के मेढक पाए जाते हैं, वही जो है विविधता कहलाता है। आगे अर्थात जीवों में पाए जाने वाली विविधता, इसके विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। आगे है टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहला हो जाएगा आनुवांशिक विविधता, इसका अंग्रेजी हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक स्तर के आधार पर जीव के जातियों में काफ़ी विभिन्नता होता है। जैसे एक ही जाति के जीव क्षेत्र एवं विभिन्न जगहों के आधार पर आनुवांशिक स्तर पर काफ़ी विभिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सर्पगंधा के विभिन्न जाति आनुवांशिक आधार पर इसलिए भिन्न हो गए कि इनमें एक पाए जाने वाले अल्कलॉइड्स की सांद्रता तथा क्षमता में काफ़ी अंतर पाया गया। इसी प्रकार भारतवर्ष में आम की लगभग 1000 से ज़्यादा किस्में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है तथा धान की लगभग 50,000 से ज़्यादा किस्में रिकॉर्ड में हैं। इसी तरह अंगूर, गेहूँ इत्यादि के कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि गेहूँ तो है, लेकिन गेहूँ में भी बहुत सारा नाम होता है कि इस तरह का गेहूँ है, कोई लाल है, कोई छोटा दाना है, कोई मोटा दाना है, कोई लंबा है। तो ये जो है प्रकार है। दूसरा है स्पेसीज या जैव विविधता। संपूर्ण विश्व में भारत उन 15 देशों में एक है जहाँ जैव विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वी हिमालय तथा दक्षिणी घाट में उभयचर की संख्या एवं विविधता भारत के पूर्व घाट के अपेक्षाकृत अधिक होता है। तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। यह इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाया जाता है कि इसके आधार पर ही जीवों के जातियों आपस में भिन्न दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर लैंडस्केप विविधता में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियां एक ही वातावरण में साथ साथ रहते हुए भी आपस में काफ़ी भिन्न होते हैं। इसे ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लैंडस्केप डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, दलदल, नदियाँ, झीलें, समुद्र इत्यादि लैंडस्केप या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। यह पहला होगा अल्फा डाइवर्सिटी। यह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वैसा प्रकार है जिसके अंतर्गत एक ही
हैबिटेट वास स्थान में पाए जाने वाले जीवों के जातियों का अध्ययन होता है। दूसरा होगा बीटा डायवर्सिटी, जब एक हैबिटेट आवास के स्पेसीज जातियों के संबंधों का अध्ययन दूसरे हैबिटेट के जातियों के साथ किया जाता है तो इसे बीटा डायवर्सिटी कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा गामा डायवर्सिटी, इसमें इकोलॉजिकल डायवर्सिटी में डिफरेंस जियोग्राफिकल हैबिटेट विभिन्न भौगोलिक आवास में पाए जाने वाले जीवों के जातियों एवं इनके बदलाव दर का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक जीव के लिए साथ ही साथ किसी पहाड़ी तंत्र को बने रहने के लिए जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। जीवन के लिए सभी जीवों को अपनी व्यक्तिगत कुछ विशेषताएं आवश्यक तथा कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है जिसकी पूर्ति के लिए जीव समुदाय से दूसरे समुदाय के माध्यम से होता है। जैसे मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होता है जिसकी पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वृक्षों एवं पादपों के विभिन्न प्रजातियों के द्वारा होता है। एक अन्य दूसरा उदाहरण में यदि मेंढक की संख्या में काफ़ी कमी होती है तो ग्रासहॉपर या टिड्डा की संख्या में वृद्धि हो जाती है, परिणामतः फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर बायोसाइकिल जैव चक्र चलते रहता है। जैव विविधता से इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से भी लाभ है जिसके तहत विभिन्न कीटों के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण होता है जो फल, सब्जी एवं फसल के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। जैव विविधता के कारण पर्यावरण का संतुलन बना रहता है जिसके परिणाम स्वरूप सूखा तथा बाढ़ से राहत मिलता है और इकोसिस्टम में होने वाली बायोजियोसाइकिल भू जैव रासायनिक चक्र भी बना रहता है। अतः उपरोक्त विभिन्न उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जीवों की विविधता का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः जीवों के विविधता को कंजर्वेशन संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जैव विविधता की क्षति के कारणों और संरक्षण का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे हो या जंतु दोनों के कई प्रजातियां या तो नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर। जीवों के ऐसी स्थिति में होने के लिए निम्नलिखित कारण है। जैव विविधता के क्षति के यहाँ पर कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन, अतिदोहन, विदेशी स्पीशीज का आक्रमण और सह विलुप्तता। यहाँ पर सबका अंग्रेजी दे दिया गया है। अब इसका हम लोग देखेंगे आवासीय क्षति एवं विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसको डिस्क्राइब करेंगे। पौधे हो या जंतु इन सभी का आवास हैबिटेट प्रायः जंगल या वन ही है जहाँ पौधे एवं जंतु की अनेक प्रजातियाँ प्रचुरता से पाए जाते हैं। पृथ्वी के लगभग 14% भाग में वर्षा वन था परंतु मनुष्य के बढ़ते आबादी एवं इनके जरूरत के लिए वनों की कटाई एवं वन संपदा का नाश तेजी से किया जा रहा है जिसके तहत आवास के लिए मैदान एवं खेत के लिए नगर बनाने के लिए सड़क तथा औद्योगिक स्थान पर स्थापित करने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। परिणामतः वर्षा वन का यह 14% भाग से घटकर आज 6% रह गया है। विश्व का सबसे बड़ा वन अमेज़न का वर्षा वन है जबकि भारत में सबसे बड़ा वर्षा वन केरल में स्थित है। शांत घाटी है। मनुष्य के बढ़ते क्रियाकलाप के कारण इन दोनों वर्षा वन के क्षेत्रफल में काफ़ी कमी आई है। दूसरा इसका है अतिदोहन। जैव विविधता को क्षति पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से मनुष्य ही दोषी है। मनुष्य अपने आवास प्राप्ति, भोजन प्राप्ति एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए प्राकृतिक संपदा जैसे वन्य जीव,
पर आश्रित रहता है, जिसके कारण पेड़ पौधे एवं विभिन्न जंतुओं को नष्ट किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न जंतु जैसे हिरण, खरगोश, बाघ जैसे अनेक जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। कई जंतु को मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए उपयोग करते आ रहा है, जबकि कुछ जंतु के अंगों को जैसे बाघ, हिरण के खाल को मनुष्य समजातीय कार्य के लिए तेजी से इन जंतुओं का शिकार करते आ रहा है। तीसरा, विदेशी स्पीशीज का आक्रमण। कभी कभी जाने अनजाने यदि जीव के किसी विदेशी जाति के जीवों को लाया जाता है तो उनके प्रभाव से देसी प्रजाति या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसका समान उदाहरण पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील के जब विदेशी जाति के मछलियों को डाला गया तो झील में रहने वाले देसी जातियों के 200 प्रजाति विलुप्त हो गई। चौथा है सहविलुप्तता। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन किसी विशिष्ट दूसरे जीव पर आश्रित रह कर करते हैं। जब ऐसे विशिष्ट जीव नष्ट हो जाते हैं तो उन पर आश्रित रहने वाले को भी सहविलुप्तता कहते हैं। इनके कारण ही जीव के बहुत प्रजातियां नष्ट हो रहा है। अब है जैव विविधता का संरक्षण, जो कि इसी क्वेश्चन में था, तो इसका संरक्षण हम लोग देखते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव नष्ट होते जा रहे हैं, जिसमें जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के काफ़ी नुकसान और हानि लॉस पहुंच रहा है। ऐसा होने से पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बिगड़ जाएगा, अर्थात इसके दूसरे जीव भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होंगे। अतः ऐसी स्थिति में जीवों के नष्ट अथवा विलुप्त होने से बचने का तरीका को ही जीवों को संरक्षित करना जैव विविधता या संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। जीवों को संरक्षित निम्न मुख्य 4 विधियों से किया जाता है: स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, पवित्र उपवन, जैव विविधता के तपस्थल। यहाँ पहला देखते हैं स्वस्थानीय कंजर्वेशन या इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें हो जाएगा जब जीवों को पौधे तथा जंतु के संकटग्रस्त तथा अतिग्रस्त पौधे स्थिति में संकटग्रस्त तथा आपत्तिग्रस्त पौधे स्थिति में आए तो प्रजातियों को बचाने के लिए जब इन्हें प्राकृतिक आवास सहित चारों ओर से संरक्षित कर दिया जाए तो इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। या जीवों के संरक्षण की वैसी विधि जिनमें आपत्तिग्रस्त या संकटग्रस्त या विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जीवों या प्राणियों को उनके रहने वाले उसी प्राकृतिक वास स्थान में ही जब चारों ओर से घेर कर सुरक्षित कर दिया जाता है तो इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ऐसे संरक्षित क्षेत्र को रिजर्व या अभयारण्य कहा जाता है, जो राज्य सरकार के अधीन होता है। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान तथा जंतु अभयारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, उद्यान आते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा हजारीबाग का जंतु विहार या अभयारण्य आते हैं। इसके तहत विभिन्न जंगली पशु जैसे बाघ, हाथी, हिरण इत्यादि को बेचने अथवा बचाने अथवा रक्षा करने के लिए इसके प्राकृतिक आवास अर्थात जिस वन में यह रहते हैं उस वन को ही चारों तरफ से संरक्षित कर दिया जाता है। इसमें संरक्षित किए गए जीवों जैसे जंतुओं शिकार खेलने अथवा इन्हें पकड़ने के लिए पूर्णतः
मतलब मनाही रहता है। इस स्थान में पेड़ पौधे को संरक्षित किया जाता है तथा पेड़ों को काटने पर पूर्ण पाबंदी होती है। अब दूसरा है इष्ट सितु कंजर्वेशन, वास स्थानीय संरक्षण, इसका हिंदी हो जाएगा। जब आपत्तिग्रस्त या संकटग्रस्त अथवा विलुप्ति के कगार पर पहुंचे जीवों तथा जंतु एवं पौधे उनके प्राकृतिक आपत्तिग्रस्त या विलुप्त होते जंतुओं को भी उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान में ले जाकर संरक्षित वातावरण प्रदान करके उन्हें संरक्षित किया जाता है। ऐसे स्थान पर इन जंतुओं से स्पर्म, शुक्राणु एवं इनके ओवम अंडाणु को वैज्ञानिक विधि से सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर नए जंतुओं का विकास किया जाता है। अंडाणु तथा शुक्राणु अथवा पराग कण को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक केंद्र में सुरक्षित किया जाता है, जिसे जीन बैंक भी कहा जाता है। तीसरा है पवित्र उपवन। भारतीय संस्कृति के धार्मिक परंपराओं के प्रकृति का संरक्षण करने का मान्यता प्राप्त है। जैसे जब किसी स्थान अथवा जंगली क्षेत्र के गांव में कोई महान पुरुष जन्म लेते हैं तो इनके क्षेत्र को पवित्र भूमि मानकर संरक्षित कर दिया जाता है, जहां के वृक्षों की सरकार की मनाही होती है। इसी उदाहरण के फलस्वरूप आदिवासी बहुल क्षेत्रों के वनों के कुछ वैसे बड़े क्षेत्र जिनमें वृक्ष और वन जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है। वैसे क्षेत्र को स्क्रैड ग्रोव्स या पवित्र उपवन कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर या राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, मेघालय के खासी तथा जैंथिया पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट के कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेशों में सम्मिलित क्षेत्र आदि। चौथा है संरक्षण का जैव विविधता के तप्त स्थल। इसमें 2 तप्त स्थल आएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। संरक्षण विधा ने जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व स्तर पर वैसे क्षेत्र की अध्ययन की जिस क्षेत्र में कई प्रजातियां पाए तो जाते हैं, लेकिन इन प्रजातियों में कुछ जीव की जातियां किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहते हैं, अर्थात जिस क्षेत्र में इनकी जातियों की समृद्धि साथ साथ इनका कुछ स्थानिकता बना रहता है, ऐसे क्षेत्र को संरक्षणविदों ने तप्त स्थल हॉटस्पॉट कहा है। इंडेमिस्ट उच्च स्थानिकता वह होता है जहां एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की जीवों की कुछ जातियां सीमित रहती हैं। जैसे पिचर्स प्लांट क्लस पौधा की प्रजातियां मेघालय के कुछ खास पहाड़ी तक ही सीमित हैं। संरक्षणविदों ने लगभग 34 तप्त स्थल को रेखांकित किया है, जिसमें से मात्र 2 हॉटस्पॉट भारत में हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल ईस्टर्न हिमालयाज हॉटस्पॉट। यह जो है उत्तरी पूर्वी भारत तथा भूटान तक फैला हुआ है भूभाग है, जहां वहां के स्थानीय पौधा मंगोलिया तथा बोलूटा के वृक्ष समान रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट के तप्त स्थल वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। यह भूभाग महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला हुआ है। सदाहरित रहने वाले अर्थात सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख केंद्र
अग्रस्थानमाली तथा शांत घाटी साइलेंट वैली प्रमुख हैं, जहाँ विशेष जीव वहीं तक सीमित हैं। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का, इसमें था दीर्घ प्रश्न उत्तरीय, जिसमें कि हम लोग 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रह गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इसमें बुक में शॉर्ट या आंसर टाइप क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव है के साथ आगे हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसा हेल्पफुल वीडियो हम लोग लाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।